टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कल पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, जो लेक्चर आया था आपका, उसके अंदर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम अपना क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। तो आज का हमारे पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब होता है? अभी देखो, नाम से ही पता लग रहा है, नाम के अंदर क्या है, इक्वी और बाद में क्या है, पोटेंशियल। तो इक्वी का मतलब इक्वल पोटेंशियल, यानी हमारे पास एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द सरफेस एट एवरी point of which the value of potential, the value of electric potential is same, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम एज्यूम कर लेते हैं। आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूं कैसे। हमने ये सरफेस है, हमने एज्यूम कर लिया भाई, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिए, ए पॉइंट, और यहां पर मैंने कर लिया इसके अंदर बी पॉइंट भाई, ठीक है। दो पॉइंट मैंने क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ क्या करूंगा, मूव करवा के लेके जाता हूं, यानी इसको मैं यहां से लेकर यहां तक लेके जाता हूं, ठीक है। और इसका जो पोटेंशियल है, ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मैंने मान लिया वी ए, और बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मान लिया वी बी। तो मैं यहां से क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर मैं लेके जाता हूं। तो जो वर्क डन मैं करूंगा वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। यानी हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो वी बी माइनस वी ए, हम ये लिख सकते हैं। इसका जो वर्क डन आएगा क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए बी, यानी डब्ल्यू हमने वर्क डन किया किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने में, तो किसके इक्वल आएगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारा बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का। अब यहां पर देखो, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बताया है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी एक पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि बट VA इज इक्वल टू क्या होगा, VB, यानी जो A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा वही हमारा क्या होगा, B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम वर्क डन देखते हैं, WAB इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वही 0। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। और इन सरफेस के ऊपर अगर हम वर्क डन वैसे निकाल दे, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में निकाल दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हमारे पास क्या होगा, वर्क डन अगर हम यहां पर देखते हैं, W इज इक्वल टू E डॉट डी एल, E डॉट डी एल हम लेंगे भाई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसके अंदर अगर आप डॉट प्रोडक्ट को हटाते हो तो आपके पास क्या जाएगा, E डी एल कोस थीटा, ठीक है। और सीधी बात है भाई, कोस थीटा यानी जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू 0 कब आती है, जब हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा तो वर्क डन भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि कोस 90 हमारे पास क्या होता है, 0, कोस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपसे क्या पता लगता है भाई कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वो क्या होती है, उसका जो उसके हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वही उसके नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी। और जो टोटल पोटेंशियल हमारे पास आती है वो कितनी होती है भाई, क्या वो डिवाइडेड बाय 4 पाई एच साइन नॉट इनटू में आर। इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला हमने क्या किया था, ड्राइव किया था, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर हमारे पास ये आएगा। अब देखो, जैसे मैं मान लेता हूं कि पोटेंशियल सरफेस आपको शो करता हूं कि वही की पोटेंशियल सरफेस हमारे पास क्या होगा, यहां से आप ध्यान रख लेना भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी हमारी, ठीक है। तभी तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर मैं एक स्फेरिकल चार्ज लेता हूं, यानी कोई भी हमने चार्ज मान लिया जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया वही, ठीक है। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होती है, स्फेरिकली सिमेट्री होती है। तो इसके अंदर देखो भाई, इसके पास हमारे पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास हो जाएगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी इस तरह से, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर हम इस तरह से देखते हैं भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या होगी, यानी अगर हम इसका पोटेंशियल दिखाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्फेरिकली सिमेट्री आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर हम पॉइंट चार्ज की जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाते हैं तो वो चारों डायरेक्शन के अंदर क्या जाएगा, सेम जाएगा, क्योंकि सभी डायरेक्शन के अंदर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेम जाएगी। तो जो पोटेंशियल होता है ये हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम दिखाते हैं किसका, सिंगल चार्ज का, तो हमारे पास क्या आता है, स्फेरिकली सिमेट्री आता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देंगे, अब देखो जितने भी हमारे पास सरफेस आए सर्कुलर, इन सभी का सेंटर क्या है, एक ही सेंटर है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कोसेंट्रिक स्फेरिकली सिमेट्री, ठीक है। तो ध्यान रख लेना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस for a single point charge is concentric spherically symmetry। तो कोसेंट्रिक स्फेरिकली सिमेट्री का मतलब क्या होता है भाई, जितने भी सर्कल बनेंगे उन सभी का सेंटर क्या होगा, एक ही सेंटर होगा। तो ये हमारे पास क्या आते हैं भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको क्या दिखाई दी, परपेंडिकुलर दिखाई थी, जो भी हम प्लेन है जूम करते हैं किसी भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अगर मान लेते भाई मैंने एक सरफेस है जूम प्लेन है जूम कर लिया वाई जेड प्लेन के अंदर, जैसे ये सरफेस मैंने जूम कर लिया भाई, यहाँ पर ये वाई जेड प्लेन के अंदर है, इस तरह से हमारे पास ये मान लिया। अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे दिखाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या दिखाई दे, नॉर्मल दिखाई दी, यानी 90 डिग्री पे जाएगी। तो 90 पे कैसे जाएगी, अगर ये सरफेस हमारा ऐसे तो 90 कैसे होगा, इस तरह से 90 बनेगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, इस तरह से जाएगी, इसमें से पास आउट होके भाई ऐसे, यानी बिल्कुल इसकी क्या चली जाएगी, परपेंडिकुलर चली जाएगी। अगर हमारा सरफेस एक्स वाई पोजीशन के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जाएगी जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर ये हमारे पास क्या है, वाई जेड प्लेन के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या जाएगी, एक्स प्लेन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तो हमने प्लेन सरफेस के लिए दिखाया है। लेकिन अगर हमारे पास सिंगल पॉइंट चार्ज ना होके अगर हमारे पास एक पेयर आ जाता चार्जेस का, कि जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसके लिए अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाते तो आप कैसे दिखाओगे, ये हमने मान लिया नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव आता है और पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। क्योंकि देखो ये पॉजिटिव पोटेंशियल का फार्मूला होता है भाई क्या डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर, और इसके ऊपर हम प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आती है और नेगेटिव चार्ज लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहां से अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम दोनों एक साथ रखते हैं तो दोनों का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हम कैसे दिखाएंगे, तो देखो भाई नेगेटिव चार्ज के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग हो जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, वो अलग हो जाएगी। तो ये हमने दिखा दिया भाई नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल सरफेस। और अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज की सरफेस हम इस तरह से दिखाएंगे भाई। तो देखो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दिखाया था ना कि पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव में चली जाती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव जो चार्ज होता है उसका अपना पोटेंशियल अलग होता है और पॉजिटिव चार्ज होगा उसका अपना पोटेंशियल अलग होता है। तो दोनों का जो पोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे से मिक्स नहीं करेगा, ठीक है, कब, जब दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तब। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोनों सेम चार्जेस होते हैं तब पोटेंशियल आपका
किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये आपको आ गया होगा समझ में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अगर हम अलग अलग चार्जेस ले लेते हैं, दोनों सॉरी अलग अलग तो हमने लिए थे, अगर सेम चार्जेस हम ले लेते हैं, जैसे हमने ये भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया और हमारे पास ये भी क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, हमने दोनों क्या कर लिया भाई पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लिए। अब हमारे पास अगर हम इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाते हैं तो अब की बात देखो, दोनों हमारे पास क्या है सेम चार्जेस हैं, ठीक है, तो दोनों क्या रहेंगे इकट्ठा रहना पसंद करेंगे। लेकिन देखो इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं लगानी आपने कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर या फिर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपने एप्लीकेबल नहीं करनी, क्योंकि हम अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं। तो लास्ट में इन दोनों का जो पोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा भाई इस तरह से एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो दोनों का जो पोटेंशियल सरफेस है वो दोनों का हम कॉमन दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या सेम चार्ज है, सेम चार्ज होगा यानी दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होगा सेम आएगा, और दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होगा सेम, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अगर हम दोनों चार्जेस का पोटेंशियल अलग अलग दिखा देते हैं, पॉजिटिव वाइज का अलग दिखा दिया, इसका अलग दिखा दिया, तो दोनों चार्जेस तो हमारे पास सेम ही है, दोनों क्या करेंगे सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल भी दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी को भूलकर इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाता है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का क्या रहता है अलग रहता है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आती है, हम उसके बीच में रिलेशन दिखाते हैं कि किस टाइप से उनके बीच में रिलेशन आता है। Relation between electric field intensity and electric potential। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच हम क्या दिखाएंगे भाई रिलेशन दिखाएंगे। तो देखो किन का हम यूज करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई यूज करेंगे। अब देखो हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया, मान लिया पहले हमारे पास हमने ये पोटेंशियल सरफेस मान लिया भाई इस तरह से, ठीक है। हम इसको क्या कर देते हैं ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने एज्यूम कर लिया। अब इसी से मैं क्या करता हूं भाई थोड़ी डिस्टेंस ऊपर, यानी कि मैं इन दोनों को क्या रख रहा हूं एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूं इस तरह से, दोनों के बीच में क्या गैप है, एक मैंने यहां पर रख दिया, दूसरे को मैं क्या कर रहा हूं इससे कुछ डिस्टेंस ऊपर इसके अबो रख रहा हूं मैं, ठीक है। तो अबो रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई इस तरह से मैंने इसको दिखा दिया दोनों को सेम। इसको डॉटेड से मैं दिखा देता हूं भाई क्योंकि इसके अंदर आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर दो हमने सरफेस तो दिखा दिए, अब इस सरफेस के बिल्कुल मिडल पॉइंट से, यानी ये पॉइंट मैंने क्या कर लिया एज्यूम कर लिया भाई, कोई भी पॉइंट मान लो ए पॉइंट मान लिया भाई हमने, ये हमने ए पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब इस ए पॉइंट से ये सरफेस दोनों ऐसे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये क्या है इसका सेंटर पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली डी आर के इक्वल मान ली भाई, ठीक है। दोनों के बीच की सेंटर हमने क्या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या मान ली डी आर के इक्वल मान ली। अब देखो ये हमारे पास सरफेस ए है, इस सरफेस को मैंने मान लिया बी सरफेस जो हमने ऊपर रखा हुआ है। अगर ए सरफेस की जो पोटेंशियल है उसको मैं किसके मान लेता हूं भाई, इसकी पोटेंशियल मेरे पास v आएगी, और पोटेंशियल का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है क्या डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। ये बात आप ध्यान से समझना भाई, यहां से यहीं से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो ए सरफेस जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस माना, इसकी पोटेंशियल हमने मान ली v। अब यहां से इस फार्मूले से अगर मैं देखता हूं तो जो पोटेंशियल हमारा वो क्या है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा कम होगा। अब ए सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है v, ए सरफेस मेरा ये है और दोनों के बीच की डिस्टेंस dr है, तो यानी कुछ डिस्टेंस दूर हमारे पास क्या है b सरफेस है ऐसे। अगर मैं ए सरफेस से बी सरफेस पे जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ए सरफेस के ऊपर पोटेंशियल मेरा v और मैं इसे r डिस्टेंस दूर जा रहा हूँ, यानी dr डिस्टेंस में क्या जा रहा हूँ दूर जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल भी तो मेरा कम होगा।
क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो यहां से अगर मैं इसका पोटेंशियल V है तो B सरफेस का जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, अगर दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने मान रखे हैं तो अगर इसे डिस्टेंस की हम बात करें तो अगर मैं dr डिस्टेंस दूर जाऊंगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, dv से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना भाई। देखो v माइनस dv, यहां तक आपकी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो अगर किसी भी चार्ज को मैं ए सरफेस से बी सरफेस के ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा। और सीधी बात देखो इसके अंदर जब हमारे पास इस सरफेस के ऊपर चार्ज होगा यानी जब ये पोटेंशियल होंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, आउटवर्ड होती है। ये हमने क्या दिखा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाते हैं तो हमारी क्या आती है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर आती है। तो ये सरफेस मेरा ऐसे है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो क्या जाएगी, ऐसे परपेंडिकुलर जाएगी। इसके सरफेस मेरा इस तरह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरह से परपेंडिकुलर जाएगी, ठीक है। तो हमने आपको बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी क्योंकि हमें निकालनी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्विपोटेंशियल के भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या दिखाना है, रिलेशन। तो पोटेंशियल तो हमने दिखा दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने यहाँ पर दिखा दी। अब देखो भाई अगर मैं टोटल वर्क डन बताता हूँ कि ए सरफेस से बी सरफेस के ऊपर जाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो W इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरिजन में दिखाऊंगा तो क्या हो जाएगा, E डॉट E इंटू में dr हो जाएगा भाई हमारे पास कि जितनी डिस्टेंस तक हम जाते हैं जो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और साथ में हम क्या लगा देते हैं भाई, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि हम किसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। यानी यहाँ पर v था, यहाँ पर क्या v माइनस dv, तो नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा कि हमारी जो पोटेंशियल हो क्या होती जा रही, डिक्रीज होती जा रही इस डिस्टेंस के साथ साथ। तो देखो एक तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरिजन में दिखा दिया भाई। अगर मैं वर्क डन दिखाता हूं W, ठीक है, यानी किसी भी चार्ज को अगर मैं क्या दिखाऊंगा, अगर मैं B से A पॉइंट की तरफ क्या लेके आता हूं, किसी भी चार्ज को लेके आता हूं यानी B A WBA, तो A के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है और B के ऊपर क्या है, कम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB। हम ये लिख सकते हैं भाई कि VA माइनस VB। अब जो यहां पर वर्क डन दिखा रहे हैं वो भी हमारे पास हम क्या दिखा सकते हैं, यानी दोनों सेम ही दिखाने होंगे ना भाई हमें, B2A, ठीक है। तो यहां से हमारे पास नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा कि अपोजिट में भी आ रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो दोनों हमारे पास WBA और WBA, यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो VA माइनस VB, VA की वैल्यू हमारे पास क्या है, V के इक्वल, माइनस VB की वैल्यू क्या है, V माइनस DV। हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। अब यहां से जब हम इसको सोल्व करते तो क्या आएगी, V माइनस V प्लस DV, तो V से V कैंसिल होगा, किसके इक्वल आ गई हमारे पास, DV के इक्वल आ गई। यहां से जो हमने वर्क डन किया है B2A लेके आने हैं किसी चार्ज को। अब देखो ये भी हमारे पास WBA और ये भी हमारे पास WBA, यहां पर इसकी वैल्यू इसके इक्वल और यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, DV के इक्वल है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। यानी यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से लिखो भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से माइनस EDR इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, DV के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से की वैल्यू निकालो, माइनस E इज इक्वल टू DV बाई DR, और अगर मैं यहां से E की वैल्यू निकालूं तो माइनस DV बाई DR। तो ये हमारे पास क्या आता है, रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर भाई, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं दोनों तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया यहां से, और मैंने क्या ले लिया भाई, माइनस जो पोटेंशियल है उसका भी हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। तो ये जो हमारे पास आता है, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बनाना भाई, इसको हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देते हैं इस तरह से। ये इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी चीज है अगर हम उसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो हम उसको क्या करते हैं भाई, लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, लेंथ से डिवाइड। तो यहाँ पर dr हमारे के पास क्या है, डिस्टेंस ही तो है, और लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल को dr से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, और कैसा है, नेगेटिव में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास क्या होती है भाई,
नेगेटिव होती है। तो ये बात क्या करनी है आपने ध्यान रखनी है यहां से। तो ये हमारे पास क्या आता है, रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और किसके बीच में भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, अब इसके अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी होगी। तो देखो यहाँ पर हमने बताया कि डी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल होती है वो हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बात और निकल के आती है, आपको जो रिजल्ट सामने आता है कि इस फॉर्मूले का यूज करें, इसको मैं कर सकता हूँ भाई, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। तो देखो यहाँ से हमारे पास जो लास्ट में जो रिजल्ट आया है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो यहां से अगर मैं क्या करता हूं, इसको देखता हूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जहां पर दो पोटेंशियल, अगर हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या कम है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और जहां पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर क्राउडेड होंगे, यानी कि पास पास होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम होगी उनके बीच में। जैसे मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ इसको भी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको और समझ में नहीं आता, वो पिक्चर की फॉर्म में देख के जल्दी समझते हैं। जैसे मान लेता है ये कोई चार्ज है, अगर मैं इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता हूं तो मैंने ये बना दिया भाई, देखो मैं इसका इरेगुलर बनाऊंगा, रेगुलर नहीं बना रहा मैं, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है ये भाई। तो देखो ये बात अगर हम यहां पर देखते हैं तो इन ये सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखा हुआ। तो देखो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, किस रिलेशन से, इस वजह से। फिर बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी आर, और बढ़ गई तो ये क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर डी आर बढ़ेगी तो ये क्या होगी, कम। फिर सी और डी के बीच की डिस्टेंस और ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगी। और डी और ई के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे वीक होगी इस रीजन में, फिर उसे फिर स्ट्रॉन्ग होगी थोड़ी सी इसमें, फिर स्ट्रॉन्ग इसमें, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें हो जाएगी ए और बी के बीच में, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस हो गया है स्मॉल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखते हैं अपना, कौन सा करें। तो देखो भाई नेक्स्ट हम करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं किसकी वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस की हम क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दिखाएंगे। तो देखो भाई सबसे पहले ये समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो होती है भाई जो किसी भी चार्ज की पोजीशन की वजह से आती है, और यहां पर हम किसकी वजह से दिखाएंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इट इज द एनर्जी possessed by the charges by virtue of their position, कि उस उनको अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस की जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम बोल देते हैं भाई, ठीक है। अब देखो अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर क्या होगा कि एक पॉइंट के ऊपर हम बहुत सारे चार्जेस को लेके आएंगे और उस पॉइंट के ऊपर हम क्या निकालेंगे, उनके पोटेंशियल एनर्जी की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका डेरिवेशन दिखाते हैं। तो एन सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए देखते हैं भाई, तो देखो यहां पर हम क्या मान लेते हैं अपना एक
P पॉइंट मान लेते हैं भाई। हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक P1 पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया। इस P1 पॉइंट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, प्लस क्यू चार्ज एज्यूम कर लिया मैं, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या मान लिया, P2 पॉइंट मान लिया, P2। और देखो ये जो P1 और P2 पॉइंट है ना भाई, ये मैंने कहां से माने हैं, एक कोऑर्डिनेट के अंदर मान लिए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है, मैं इसको दिखा देता हूं आपको, ठीक है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाए मैंने बना के, एक्स वाई और जेड। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं क्या दिखा देता हूं भाई, यहां से R1 दिखा देता हूं, और P2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं क्या दिखा देता हूं, R2 दिखा देता हूं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर होगा P1 से P2, इसको हम क्या दिखाएंगे, R12 से दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं कि इनफाइनाइट के ऊपर कोई एक चार्ज है मेरा, क्या प्लस क्या मैंने क्या ले लिया, चार्ज ले लिया इनफाइनाइट के ऊपर। उस चार्ज को भी मैं P2 पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा, और इस Q1 जो हमने चार्ज माना है, इसको भी मैं क्या करूंगा भाई, इस P2 पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा। और इस P2 पॉइंट के ऊपर कोई भी हमारा चार्ज प्रेजेंट नहीं है जो इसको रिपेल करे या फिर इसको अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो देखो, जब मैं इस P1 पॉइंट के ऊपर जो चार्ज मेरा Q1, उसको मैं कहां पे लेके आऊंगा, इस P2 पॉइंट के ऊपर लेना चाहता हूं, तो यहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट P2 के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल आएगी वो कितनी आ जाएगी, जो इसकी वजह से जो खुद की पोटेंशियल होगी, ठीक है। तो इस पोटेंशियल को मैं क्या लिख देता हूं भाई, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 लेके आए थे ना, तो Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बीच की डिस्टेंस कौन सी है, R12, तो नीचे मैंने लिख दिया R12 वेक्टर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि देखो इस P1 के ऊपर जो चार्ज है Q1, अगर मैं इसको P2 पॉइंट के ऊपर लेना चाहता हूं, तो P2 पॉइंट के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है जो इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, तो इसको मैं आसानी से क्या करूंगा, P2 पॉइंट के ऊपर लेके आ सकता हूं। और जितना पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर है, उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, P2 पॉइंट के ऊपर होगा इसका, क्योंकि ना हमने कोई एक्स्ट्रा वर्क डन किया, कुछ नहीं किया। तो जितना इसके अंदर यहाँ था पोटेंशियल, उतना ही क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल होगा। यानी एक बात देखो, वर्क डन हम कब करते हैं, वर्क डन तब किया जाता है जब कोई दूसरा चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट हो उस पॉइंट के ऊपर, और हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट में किसी चार्ज को लेके जाना पड़े। तो यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो जितनी पोटेंशियल इसकी P1 पॉइंट के ऊपर होगी, उतनी ही पोटेंशियल किसके ऊपर हो जाएगी, P2 पॉइंट के ऊपर हो जाएगी। तो पोटेंशियल कितनी होगी, Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 को हमने लिख दिया। अब देखो ये अब P2 पॉइंट के ऊपर हमारा कौन सा चार्ज आ गया भाई, Q1 चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अगर इस Q2 चार्ज को P2 पॉइंट के ऊपर मैं लेके आना चाहता हूं, तो जो Q1 है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि Q1 हमारे पास यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देता हूं, जैसे आप एक बच्चा है जब क्लास में एंटर करता है, तो उसके लिए सारी सीटें अवेलेबल होती हैं, वो कहीं पर भी बैठ सकता है जाके, ठीक है, अपनी मर्जी से। अब उसने अपनी जगह फिक्स कर ली कहीं पर भी, फिर दूसरा बच्चा आया तो वो क्या करेगा, अगर वो उसी बच्चे की जगह बैठेगा तो उसको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, उसको भगाएगा वहां से, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर है, Q1 यहाँ पर आकर हमारा प्रेजेंट हो गया, जैसे ही Q2 आएगा इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस Q2 को इस P पॉइंट के ऊपर लेके आना चाहता हूं, तो Q1 की जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, उसकी पोटेंशियल के अंदर स्टोर हो जाएगा Q2 के अंदर। तो देखो वर्क डन हमारे पास कितना होगा, अगर मैं पोटेंशियल के अंदर देखता हूं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी नो कि जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास क्या होता है, W अपॉन क्या वो होता है भाई, ठीक है। हमने निकाला था फॉर्मूला जब स्टार्टिंग में किया, तो यहां से वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल हम लेंगे, ये V कौन सा होगा, जो यहाँ P2 पर पहले से प्रेजेंट होगा। तो P2 पर पहले से कौन सा प्रेजेंट है हमारे पास, Q1 प्रेजेंट है, तो Q1 की हम पोटेंशियल लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूं भाई, W इज इक्वल टू, पोटेंशियल हो जाएगी Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R12 इनटू में क्या होगा, अब देखो चार्ज क्या हो, ये चार्ज कौन सा हुआ जिसको हम इस पॉइंट P2 के ऊपर लेके आ रहे हैं, कौन सा चार्ज, Q2। तो
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आएगा वही हमारे पास जो वर्क डन होगा, और वही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं ना। तो जो हम वर्क डन करेंगे वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल दिखा दो, यहाँ पर क्या आ गया वही Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r12 डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात है क्या आपने ध्यान रखनी है भाई कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल आएगी। ठीक है, और कैसे निकाली जाएगी, P2 पॉइंट के ऊपर पहले हम Q1 चार्ज को लेके आएंगे, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल इसकी यहाँ थी वही पोटेंशियल क्या होगी, P2 पॉइंट के ऊपर होगी। फिर जब Q2 को लेके आएंगे तो Q1 उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। पोटेंशियल कौन सा होगा, जो चार्ज पहले से पोटेंशियल, जो चार्ज वहां पर पहले से प्रेजेंट है उसका पोटेंशियल लेंगे, और इनटू में चार्ज जिसको हम लेके आते हैं Q2, तो दोनों को कर देंगे, तो Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। तो ये जो हमारे पास वर्क डन आया है वही उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वही। ठीक है, तो ये तो हमने किसकी वजह से दिखाया भाई, टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखता हूं मैं, अगर वीडियो आपकी ज्यादा बड़ी हो गई होगी तो इसको हम नेक्स्ट उसमें कर देंगे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, अगर नहीं होगी तो हम कंटिन्यू कर देंगे इसके अंदर। तो देखो भाई हम कर ही लेते हैं कंटिन्यू, क्योंकि फिर ये टॉपिक बीच में आपका रहेगा तो फिर आपको दूसरी वीडियो में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर देखो साथ साथ में इसको करवा ही देता हूँ। तो हम निकालेंगे, अब देखो हमने निकाले थे दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, अगर हम n सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं P2 पॉइंट। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, P1 पॉइंट है, इसी तरह हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट से हम क्या करें, बहुत सारे चार्जेस आएंगे भाई, इसके ऊपर Q1 चार्ज है, फिर यहाँ पर मान लिया कोई Q2 चार्ज है, यहाँ पर मान लिया Q3 चार्ज है, तो इस P1 के ऊपर मैं पहले क्या लेके आता हूँ, इस Q1 चार्ज को लेके आऊंगा। ठीक है, वही इसी तरह इसका पोजीशन वेक्टर r1 हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा, r3 r4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके पोजीशन वेक्टर हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। अब देखो सबसे पहले अगर मैं Q1 चार्ज को जो P1 पॉइंट के ऊपर अगर उसको P2 के ऊपर लेगा तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा भाई, 0, यानी कि वर्क डन इन bringing the Q1 charge at P2 from P1, तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, W1 मैंने क्या मान लिया भाई, 0 के इक्वल, क्योंकि P2 के ऊपर कोई भी चार्ज हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो W1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी यहाँ पर, तो पोटेंशियल तो हमारे पास सेम होगी ना, कि पोटेंशियल ऑफ Q1 किसके इक्वल हो जाएगी, ये होगी भाई कि Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r12, हमारे पास ये पोटेंशियल हो जाएगी। ठीक, r12 हमने कर दिया भाई। अब यहां पर देखो जब मैं क्या करूंगा, Q2 चार्ज को इस P2 पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा तो Q1 चार्ज मेरा पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो वर्क डन इन bringing the charge Q2 at P2। ठीक है, Q2 को मैं लेके आऊंगा P2 के ऊपर, या फिर कोई भी पॉइंट मान लो P2 के ऊपर नहीं तो यहां पर मान लो कोई P3 हमने पॉइंट एज्यूम कर लिया, और ये जो P3 पॉइंट है ये इस P2 के पोटेंशियल के अंदर लाई करता है भाई। ठीक है, पोटेंशियल के अंदर लाई करेगा किसके, और यहां पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, Q1 चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, एट P3 मान लेते हम। ठीक है, P3, तो देखो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा W2 क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा चार्ज Q1 प्रेजेंट है, एक तो उसकी पोटेंशियल यानी वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, तो पोटेंशियल किसकी, Q1 की, तो Q1 की कितनी आ जाएगी भाई, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या होगा भाई, r12 इनटू में क्या हो जाएगा, Q2। ठीक है, ये हमारे पास W2 की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो अब यहाँ पर कितने चार्ज प्रेजेंट हो गए, 2 चार्ज प्रेजेंट हो गए भाई Q2। अब इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल होगा यहाँ पर।
ठीक है, क्योंकि अगर कोई तीसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर उसको फोर्स, दोनों मिलकर उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, W3 निकालेंगे। जो थर्ड, जब हम क्या करेंगे, थर्ड चार्ज को इस P3 पॉइंट के ऊपर हम क्या करें, P इसके ऊपर लेके आएंगे भाई, P4 के ऊपर, ठीक है, या कोई भी हम पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, दोनों मिलकर उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो अब जो पोटेंशियल होगा, Q1 का अलग पोटेंशियल होगा, Q2 का अलग। देखो पोटेंशियल का एक ही फॉर्मूला होता है भाई, V इज इक्वल टू में Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। अगर Q1 की पोटेंशियल लेंगे तो Q1 आ जाएगा, Q2 की लेंगे तो Q2 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे थर्ड चार्ज को। जब हम इसको लेके आएंगे तो पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, दोनों चार्जेस की वजह से, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से। और किसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, Q3 की वजह से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि पोटेंशियल 1 प्लस पोटेंशियल 2, दोनों का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो इनटू में क्या आएगा, चार्ज Q3। तो पोटेंशियल फर्स्ट Q1 की वजह से क्या आएगा, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस में Q2 का पोटेंशियल हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और जो Q2 चार्ज R12, और इसका हो जाएगा वही हमारे पास R12 लिया था तो R13, और इनटू में हम क्या कर देंगे, Q3 चार्ज कर देंगे हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया भाई। अब देखो यहां पर देखो, ये जो चार्ज जाएंगे ये हमारे पास थर्ड चार्ज जो हम लेके आएंगे ना उसके पास जाएंगे। तो अगर मैं फर्स्ट चार्ज से इसकी डिस्टेंस देखूंगा तो क्या हो जाएगा R13, अगर सेकंड से देखूंगा तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी R23। तो यहाँ पर डिस्टेंस आप क्या लोगे, थर्ड की से जा रहे तो 1 3, और यहाँ पर क्या लोगे 2 3, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखो जो चीज कॉमन आती है उसको हम क्या कर सकते हैं, वही कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, कॉमन आ गया, किसके इक्वल चल रहा है, ये हमारा W के इक्वल चल रहा है, यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने दिखा दिया W के इक्वल। अंदर क्या बचेगा, जब Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस में Q3 डिवाइड बाई R23, ठीक है, ये आ गया। किसको, W3 लिखा है। अब इसी तरह क्या आएगा, W4 आएगा। W4 क्या करेगा भाई, वहां पर Q1 Q4 Q2 Q4 Q3 Q4, यानी जो फोर्थ चार्ज आएगा उसके ऊपर फिर ये तीनों मिलकर फोर्स लगाएंगे। फिर जब वो भी आ जाएगा तो फिर जब फिफ्थ चार्ज आएगा तो उसके ऊपर ये चारों मिलकर फोर्स लगाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी भाई हमारे पास। तो जो टोटल पोटेंशियल आएगी, अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे भाई, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो जो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, W1 हमारे पास क्या था भाई, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R12 R आ जाएगी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस हम लेंगे R1 वही खाली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या था, ये R1 चार्ज आया था, ठीक है, इसकी वजह से। फिर दूसरे की वजह से निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R12, फिर प्लस में इसके लिए कितना आया था, ये आ जाएगा भाई Q1 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R13, और फिर प्लस में Q2 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R23। हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है U की फर्स्ट पॉइंट चार्ज के लिए, अगर हम इसके फर्स्ट पॉइंट चार्ज के लिए जो W1 था उसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो यहां पर हमने जो ये पोटेंशियल लिखा है Q1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू तो हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं ना, क्योंकि W1 हमने किसके इक्वल दिखाया था, 0 के इक्वल। तो इसको हम यहां से हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं इस साइड से। तो हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल आएगा U की वैल्यू, W1 की वैल्यू 0, तो यहां पर हम 0, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, फिर प्लस में Q2 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R23 हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई। अब इसी तरह n चार्जेस भी हम लेके जाएंगे तो इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको समेशन की टर्म में दिखा देता हूँ भाई टोटल एनर्जी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, सभी के अंदर कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाकी के ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ, समेशन लगा सकता हूँ भाई, ठीक है। समेशन लगाऊंगा तो समेशन कैसे लगाऊंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्यू जे क्यू के डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा आर जे और के, और मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ भाई सभी पेयर्स के लिए ऑल पेयर्स। लेकिन इसमें ध्यान रखना भाई, आगे इस साइड को ड्रॉ कर देता हूं मैं आपको। अब देखो जो हम इसमें से लगाएंगे ना, इसके अंदर बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको और आपका फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो j और के हमने दो कंपोनेंट दिखाए, तो j के लिए मैं अलग से दिखा देता हूँ समेशन और k के लिए अलग से दिखा देता हूँ। तो दोनों के लिए इकट्ठा दिखाऊंगा तो क्या करूँगा भाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हो गया j की वैल्यू 1 से लेकर j की वैल्यू कहाँ तक n तक, और इसी तरह मैं कर देता हूँ भाई k की वैल्यू भी 1 से लेकर कहाँ तक n तक, और अंदर हमारे पास क्या हुआ क्यू के डिवाइड बाई आर जे के। लेकिन यहाँ पर स्पेशली रिकमेंडेड कर देता हूँ भाई कि जो j की वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगी k की वैल्यू के, क्योंकि अगर दोनों की वैल्यू 1 1 हम पुट कर देते हैं तो एक अकेला फोर्स अपने ऊपर थोड़ी वर्क डन करेगा, वो तो किसी दूसरे के ऊपर वर्क डन करेगा। तो j की वैल्यू k के इक्वल नहीं होगी, यानी अगर j की वैल्यू 1 होगी तो k की वैल्यू 1 ना होके 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अगर j की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू 1 3 4 ऐसे हो सकती है, यानी 2 नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसके अंदर एक बात और समझने की आपकी, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं इसको इस टर्म में लिख देता हूँ कि 1/2 समेशन j की वैल्यू 1 से लेकर j की वैल्यू n तक और समेशन k की वैल्यू 1 से लेकर k की वैल्यू n तक, और अंदर लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के डिवाइड बाई आर जे के, और j की वैल्यू k नॉट इक्वल टू k। तो यहां पर देखो भाई, यहां पर इस बात का आपने ध्यान रखना है 1/2 का। ये हमने 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, देखो अगर फर्स्ट में फोर्थ के ऊपर फोर्स लगाया यानी क्या 1/4 आया, ठीक है, तो आगे जाके जब भी आप उसमें फोर्स लगाएंगे, ठीक है, यानी सेकंड ने लगा दिया थर्ड के ऊपर 2 3, तो जो थर्ड आएगा वो भी लगाएगा तो 3 2 भी आएगा, कहीं पर 1 4 आएगा तो आगे जाके 4 1 भी आएगा, यानी आपस में क्या हो गए दो पेयर बनते जाएंगे ना, सेम फोर्स के दो पेयर बन जाएंगे हमारे पास। तो हमें सिर्फ क्या करना है, एक ही बार कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके अंदर जो टर्म आएगी वो एक टर्म हमारी 2 बार कैलकुलेट होगी, ठीक है। जैसे मान लिया क्यू की वैल्यू क्या रख दी, j की वैल्यू 1 ले ली और k की वैल्यू 2 ले ली, तो यहां से क्या बनेगा, अगर j की वैल्यू हम 1 के इक्वल लेते और k की वैल्यू 2 के इक्वल लेंगे तो क्या बनेगा Q1 और Q2 बन जाएगा, ठीक है, उस फॉर्मूले के हिसाब से। और फिर मैं क्या करता हूँ, j की वैल्यू तो ले लेता हूँ 2 के इक्वल और k की वैल्यू ले लेता हूँ 1 के इक्वल। अब यहाँ से क्या पेयर बनेगा, यहाँ से बनेगा Q2 और Q1। लेकिन एक बात देखो, Q2 Q1 और Q1 Q2 दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों ही तो चार्जेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक टर्म तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों की सेम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर देखो j और k की वैल्यू हमने अलग अलग ली थी यहाँ पर, ठीक है, तो एक टर्म हमारी 2 बार कैलकुलेट हो रही है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते थे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था भाई, टोटल एनर्जी आ जाती है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो यहां से आपको इस बात का ध्यान रखना भाई कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम ऑफ एन चार्जेस के लिए। तो यहाँ तक ये हमारा था आज का टॉपिक, ठीक है। अगले वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक इसको करना और जो भी जैसा भी आपको लगे कमेंट करके जरूर बताना।